बिहेवियर को जो डिसाइड करता है वो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला तो पॉइंट ये बताया था, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो जो सरफेस होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो जो लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। ये हम जानते हैं dv बाई डी आर से, dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल इसके सरफेस के लॉन्ग हम मूव करते हैं तो ये dv जो है जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो जो ई डॉट डी आर का परपेंडिकुलर है, जो ई डॉट डी आर जीरो होगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हमारा डी आर है, डी आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। अब उसमें था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहाँ से देखोगे तो सबको लॉजिकली जो है रिलेट कर सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करते हैं अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड हो जाएगा जीरो, और फील्ड जीरो होगा तो हो जाएगा ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है तो सरफेस भी सेम पोटेंशियल पे है, तो हमें मिल जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम फिर देख लेंगे कि लाइंस जो है परपेंडिकुलर सरफेस होती है और एब्सेंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर एब्सेंट होंगे। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के क्लोज में, नियर बाई में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये चेंज हो सकता है, बट अगर डिस्टेंस कम है तो वहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये जो है ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, इस कंडक्टर के क्लोज में हमने एक गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस जो है छोटा सा सिलिंड्रिकल है। अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का मान लो लेंथ, कुछ हमने जो भी लेंथ इस डायरेक्शन में दोनों में सेम डायरेक्शन लिया है, ये बहुत ही स्मॉल है, ये आर आर सेम है, ये पॉजिटिव है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा है। मान लिया सिग्मा लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ डिफरेंट है, तो सिग्मा कहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इस सिलेंडर के सरफेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है, आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग। तो यहाँ पे ये आउटवर्ड नॉर्मल है, यहाँ पे ये आउटवर्ड नॉर्मल है, इधर ये आउटवर्ड नॉर्मल है, इसके अंदर का जो सरफेस है सिलेंडर का ये नॉर्मल नॉर्मल है, ऐसे ऐसे। अब इस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, जस्ट हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, फाइंड करना है। तो मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इस कैप का एरिया, जो कैप है छोटा सा सिलिंड्रिकल कैप, इस कैप का एरिया अगर हम कैपिटल ए एज्यूम करते हैं, कैपिटल ए, तो जो भी होगा हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड। चार्ज इंक्लोज्ड कितना होगा इसमें, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये है टोटल फ्लक्स इसके थ्रू। तो टोटल फ्लक्स के जो है अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे कि ये जो है ई डॉट डी एस कर्व्ड सरफेस और प्लस ई डॉट डी एस फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस, ये दो सिलेंडर के जो दो फ्लैट सरफेसेस हैं यहाँ पे, ये दोनों सरफेस। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। इनसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये इनर वाला जो फ्लैट फेस होगा उसके थ्रू फ्लक्स क्या मिल जाएगा, जीरो। और आउटसाइड की वजह से फ्लक्स क्या होगा, आउटसाइड की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये टर्म हमें जीरो मिल गया। फ्लैट में एक इनसाइड वाले की वजह से जीरो है, आउटसाइड वाले की वजह से क्या है, फ्लक्स ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। तो ये जो है एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई बाई
E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो एक पॉइंट पहले बताया था कि किसी भी मेटेलिक सरफेस के क्लोज में, किसी भी, जो डिराइव किया था हमने मेटेलिक प्लेट के लिए, तो किसी भी मेटेलिक सरफेस के क्लोज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस को हम एक नॉर्मल वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा वेक्टर नोटेशन में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये सिग्मा सेम है हर जगह, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, बट इन जनरल सिग्मा डिफरेंट हो सकता है। तो हम इस सिग्मा को बोलेंगे लोकल चार्ज डेंसिटी। ये जो है वो है लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकली जो है जहाँ पे चार्ज, जहाँ कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब एक चीज बताओ, जो भी कोई सरफेस है, जैसे मान लिया कि हम ऐसा सोचते हैं कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे मान लिया कि क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका क्या सिग्मा फाइंड कर सकते हो। अगर इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो इसके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कोई भी रैंडम आर्बिट्री शेप का कोई अगर कंडक्टर होगा, जैसे मान लो कि जैसा ऊपर हमने कंसीडर किया है ऐसा, अब ये आर्बिट्री शेप का कंडक्टर स्फेरिकल तो नहीं है, बट हम इसको जो है कई सारे स्फीयर के सेगमेंट का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। कि जैसे मान लिया कि ये जो छोटा सा सरफेस है, ये किसी इस स्फीयर का एक पार्ट है, ये जो छोटा सा यहाँ पे कर्व्ड पार्ट है, ये जो है इस स्फीयर का पार्ट है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये जो है किसी दूसरे स्फीयर का पार्ट है। मतलब टोटल कंडक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, कि छोटे छोटे स्फीयर के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनको ज्वाइन करके हमने बनाया है, ऐसा हम इसको सोच रहे हैं। ऐसा सोचने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम इसको बोलेंगे कि इस पॉइंट पे जो रेडियस होगी वो हो जाएगा r1, इस पॉइंट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा r2, इस पॉइंट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा r3। तो अगर ये सपोज करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ही लार्ज है, तो उसमें ये सरफेस कैसा होता जाएगा, इस रेडियस का शेप बढ़ता जाएगा। तो अगर सर्किल का रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी एक सेक्शन क्या होता जाएगा, वो फ्लैट होता जाएगा। मतलब अगर कोई पूछेगा कि अगर एक स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इट इज द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज इंफिनिटी। बहुत बड़े स्फीयर का एक पार्ट है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, बट अगर हम यहाँ पे अर्थ के किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है। तो उसी तरीके से अगर फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, कि r इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इंक्रीज करता है तो वो सरफेस धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज करेगा तो किस टाइप का हो जाएगा, ये शार्प बेंड होगा। तो इस इक्वेशन से हम मान सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब क्या है, ये है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए याद करोगे तो एक वहां पे भी पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में तो सर्किल का पूरा एक ही रेडियस है, लेकिन अगर मान लो पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे जा रहा है, कर्व पाथ पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस से जूम करेंगे, कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कुछ कर्वेचर अलग है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, तो ये वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का पाथ है। तो सेम चीज हम बोल सकते हैं, कोई आर्बिट्री शेप का अगर कंडक्टर है तो वो आर्बिट्री शेप का कंडक्टर वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पे सिग्मा क्या होगा, सिग्मा कम होगा।
कि जो सिग्मा है कहीं की जो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है तो सिग्मा वहाँ पे उतना ही कम है, सिग्मा उतना ही कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही स्मॉल है। मतलब अगर कोई कंडक्टर है, इससे कंक्लूजन क्या है, इससे कोई कंडक्टर अगर ऐसा है, मान लो ऐसे टाइप का है, ऐसा और एक ऐसा, ऐसा टाइप का कंडक्टर है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट के नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए और इस पॉइंट के नियर बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी। अब जहां पे भी शार्प बेंड होगा वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी। तो यहां से इनवर्स देखोगे तो सिग्मा ए इज मोर देन सिग्मा बी। सिग्मा ए अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही कंडक्टर है और वो चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस कहाँ पे हैं, जहां पे भी शार्प बेंडिंग होगी, शार्प बेंड होगा। और जो फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस के नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जो फ्लैटर सरफेस होंगे वहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगा। आई बात समझ में कि शार्प बेंडिंग के क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। अब ऐसा इसका फर्दर एप्लीकेशन है, इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये वाला कोरोना नहीं, दूसरा कोरोना डिस्चार्ज। तो वो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर हमने प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे एयर है, मैकेनिज्म है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये उतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये शार्प एज है, शार्प एज है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर चार्ज करेंगे तो सबसे ज़्यादा फील्ड हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे होगी, सबसे वीक फील्ड जो फ्लैट सरफेस होगा, मान लो ये फ्लैट लेते हैं तो यहाँ पे सबसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसमें होता क्या है कि जिसको इसके आसपास में अगर एयर है तो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने का मतलब क्या है, पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये बेचारे मॉलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स ऐड करेगा, इधर जो है ऐड करेगा Q इंटू ई और इधर ऐड कर रहा होगा Q इंटू ई, और दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे। अगर सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होके क्या होगा, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो सडनली जो है लाइटनिंग टाइप का होता है, कि जैसे अगर कहीं पे कोई कंडक्टर है, अगर उस पर बिजली गिरती है, वो चार्ज होता है, तो लाइटनिंग के चांसेस कहाँ पे हैं, जहां पे कि शार्प एज होगा। क्यों शार्प एज होगा, क्योंकि शार्प एज का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो वहां पे सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इस मॉलिक्यूल के ब्रेक करने के या आयोनाइज होने के चांसेस इसी एज के पास में ज्यादा हो जाएगा। तो ये चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो एक लाइटनिंग जनरेट होती है। आई बात समझ में? तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन आएगा कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइप का कोई कंडक्टर होगा तो किस पॉइंट पे कंपेयर करो कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जो शार्प बेंडिंग है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ पे 1 पे होगा, फिर जो फ्लैटर सरफेस होंगे वहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये था कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा टाइप का है कंडक्टिंग कंडक्टर विद ए कैविटी। कंडक्टर विद ए कैविटी, कि कंडक्टर के इनसाइड में एक हॉलो स्पेस है। तो ये क्वेश्चन भी अनन्या जो तुमने पूछा था, कौन सा 25 या 28 जो बोल रहे थे, वो इसी पे बेस्ड है, तो इसके बाद वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो ये मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, हमने लिया ये एक कंडक्टर है, इसमें ये कैविटी है। अब इस कैविटी में भी दो केसेस हैं, एक बार क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चार्ज प्लेस करेंगे, एक बार बिना चार्ज के होगा। तो अभी हम बोल सकते हैं कैविटी, कंडक्टर विद कैविटी एंड नो चार्ज, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब इसको मान लो हम कुछ क्यू चार्ज देते हैं, क्यू चार्ज देते हैं, तो अगर ये क्यू चार्ज देंगे तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि ये क्यू चार्ज कहाँ पे रहेगा।
यहाँ पे रहेगा सिर्फ, या इनर सरफेस पे रहेगा, या दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा कहाँ से, गॉस लॉ से। क्या अगर मान लो हमने इसको क्यू चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दे दिया, तो अगर क्यू चार्ज दे दिया तो ये जो कंडक्टर का, ये कंडक्टर का क्या है, ये मटेरियल है। अब कंडक्टर के मटेरियल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? क्योंकि अगर मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो फिर से वही कहानी रिपीट करेगी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल वो सर, हमेशा जीरो ही होगा। हाँ बताओ। सर आपने जो सॉल्यूशन दिया था ना सर, मैंने किया पर समझ में नहीं आया। मुझे पता था। ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे। क्लास के बाद जो है उसका यस क्वेश्चन सर। बता दूंगा। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटल के अंदर वो जीरो है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इस इनर सरफेस पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो इनर सरफेस पे चार्ज के लिए हम गॉस गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं, और एक गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। यहाँ पे ये जो है गॉसियन सरफेस है एक, ये एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये गॉसियन सरफेस है एस। अब इस गॉसियन सरफेस पे अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, कि ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस ओवर गॉसियन सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो ई डॉट डी एस हमें क्या मिलेगा, जीरो। ई डॉट डी एस अगर जीरो मिलेगा तो ये जो क्यू एन है बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए तो इसके अंदर ये जो है सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो कोई भी चार्ज अगर नहीं होगा तो हम इस कंडक्टर को जो भी चार्ज दिए, कैविटी के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, वो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, उसके आउटर सरफेस पे। तो कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्जेस देंगे वो बाहर ही रहेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये केस है। अब सॉलिड कंडक्टर है या हॉलो कंडक्टर है, किसी में भी अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्जेस हमेशा कहाँ रहेंगे, आउटर सरफेस पे। तो यहाँ से तो चलो ये हुआ। अब कैविटी विद चार्ज, कैविटी विथ चार्ज, कि कैविटी विथ चार्ज मतलब उसके अंदर अगर हम चार्ज प्लेस करते हैं, बाहर अभी चार्ज नहीं दिया, कैविटी ये कंडक्टर है और ये मान लिया कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और इसमें हमने Q1 चार्ज दिया, यहाँ पे कैविटी के अंदर रखा है ऐसे, कैविटी के अंदर जो है चार्ज रखा, कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया, तो कितना चार्ज आएगा, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो फिर से मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। हमेशा जीरो होगी तो हम क्या करेंगे, वही गॉसियन सरफेस लेंगे। वैसे ही गॉसियन सरफेस लेने के लिए मान लिया कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस है, और वो गॉसियन सरफेस ऐसा है, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे वो बेकार इक्वेशन, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन, आँख बंद करके ये लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ई डॉट डी एस भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये जीरो इज इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा कि इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, बट अभी कैविटी के अंदर चार्ज क्यू है और नेट चार्ज जीरो है, तो वो नेट चार्ज जीरो कैसे होगा, कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। कि जितना चार्ज हम कैविटी के इनसाइड में प्लेस करेंगे उतना ही चार्ज उसके फेसिंग इस सरफेस पे आएगा, माइनस क्यू। अब इस फेस पे अगर माइनस क्यू आया, इस फेस पे माइनस क्यू आएगा, तो ये जो कंडक्टर था वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए। तो अगर इस फेस पे माइनस चार्ज आया तो आउटर पे क्या रहेगा, आउटर पे प्लस क्यू चार्ज आएगा।
मतलब कैविटी पे हमने चार्ज रखा यहाँ पे और वो चार्जेस इंड्यूस हो गए ऐसे बाहर की तरफ। तो कैविटी के अंदर अगर चार्ज है तो अभी क्या कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ये जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो हम ड्रॉ करना चाहें कि यहाँ से कि ये नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और ये नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है बट कैविटी में नॉन जीरो है। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने क्यों जनरेट हुआ? ये चार्ज प्लेस करने की वजह से। आई बात समझ में? तो बाहर जो चार्ज रखते हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अंदर। सिर्फ इसको अगर हमने क्यू चार्ज दिया तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट अंदर अगर चार्ज रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब मान लो दोनों ही कर देते हैं, तो हमें चार्ज फाइंड करना है इनर एंड आउटर सरफेस पे। ये कंडक्टर है, उस कंडक्टर के और ये इसकी कैविटी है, ये कंडक्टर का मटेरियल है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट और इसको हम चार्ज दे देते हैं कैपिटल क्यू। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन इनर फेस एंड आउटर फेस? तो इनर फेस पे कितना चार्ज आएगा? उतना ही आएगा जितना कैविटी में है और उसके अपोजिट साइन का आएगा, क्योंकि वही गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज जीरो होना है। क्यू इनक्लोज जीरो क्यों होना है? क्योंकि मेटल के अंदर फील्ड जीरो होनी है। तो मेटल के अंदर फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ से ये है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो हो जाएगा नेगेटिव और रिमेनिंग जो चार्ज है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो है माइनस, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज, और जितना यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे आएगा, और एक एक्स्ट्रा चार्ज जो हमने दिया है वो कहाँ रहेगा? वो एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस क्यू नॉट। नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट। ठीक है, तो ये कहानी होगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यार। कोई कंफ्यूजन? फील्ड लाइंस, एक बार मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव है तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। जो भी फील्ड लाइन होंगी मेटल पे कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो ये ऐसे फील्ड लाइंस होंगी। अब ये फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ गई, ये हो गया फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गई इनकी डायरेक्शन, ये ऐसे डायरेक्शन हो गई। यहाँ तो फील्ड लाइन एब्सेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब ये फील्ड लाइंस वापस ऐसे बाहर हो जाएंगी इस टाइप के। तो तुम्हें क्या होगा कि ऐसा पैटर्न दिया हुआ रहेगा, इस पैटर्न में से आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा करेक्ट पैटर्न है या कौन सा इनकरेक्ट पैटर्न है। तो एक आध पैटर्न ऐसा दिया होगा कि ऐसी लाइंस जा रही हैं, ऐसी लाइंस, तो सीधे सीधे समझ जाओगे भाई यहाँ तो लाइन नहीं होना है, तो यहाँ से उसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी चार्ज कैविटी विद चार्ज की फील्ड लाइंस। किसी को डाउट है तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो आउटर सरफेस का थोड़ा फिर से समझाएंगे? किस में? आउटर सरफेस पे? हाँ। देखो जो इनर है, इनर के ऊपर चार्ज आया कितना? इनर है, इनर के ऊपर चार्ज आएगा। यहाँ पे हमने कैविटी में प्लेस किया, कैविटी में चार्ज क्यू प्लेस किया, क्यू नॉट, तो फेसिंग सरफेस पे कितना आएगा? माइनस क्यू नॉट। अब इस कंडक्टर को हमने टोटल चार्ज कितना दिया है? कैपिटल क्यू। तो जो कैपिटल क्यू चार्ज देंगे वो तो बाहर होगा ही साथ अगर यहाँ माइनस क्यू आया है तो इसके इधर क्या आना चाहिए? प्लस क्यू। क्यों? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? एक तो जो इंडक्शन की वजह से क्यू नॉट आया, प्लस ये जो है कैपिटल क्यू है, नेट चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस क्यू नॉट। आई बात समझ में? सर सर हम्म सर सर कैविटी में अगर हम नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा।
कि अगर ये मान लो ये कैविटी है, यहाँ पे अगर माइनस क्यू नॉट कोई प्लेस करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर यहाँ राउटर सरफेस में तो यहाँ जो है माइनस, अब यहाँ प्लस क्यू नॉट आया तो दूसरे फेस पे माइनस क्यू नॉट हो जाएगा। जो कैविटी में चार्ज होगा बाहर वाले पे वही चार्ज हो जाएगा, जो कैविटी में चार्ज होगा इनर पे उसका अपोजिट होगा। ठीक है, यस ठीक है। तो अब इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अगर हम प्लेस करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो चार्ज दिया, अब मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को पहले यहाँ पे ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ये पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, ये हमारी पहले इस इलेक्ट्रिक एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या प्लेस कर दिया, ये कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब कंडक्टर को प्लेस करने के बाद इस मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है बेचैन हो जाएंगे, वो इधर उधर रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि वो फील्ड को कैंसिल कर सके। तो फील्ड को जब कैंसिल करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा कि सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फेज पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस फेज पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कंडक्टर तो न्यूट्रल था, मतलब नेट चार्ज 0 था, तो अगर एक फेज पे माइनस चार्ज आया है तो अपोजिट फेज पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो दैट कि नेट चार्ज उस पे 0 रहे। अब नेट चार्ज 0, यहाँ पे फील्ड 0 हो गई, तो ये फील्ड लाइंस मॉडिफाई हो जाएंगी, ये जो पहले ऐसे आ रही थी अब वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये जानते हो कि पॉजिटिव से आएगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, तो ये मॉडिफाइड फील्ड लाइंस हो जाएंगी। और ये ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन का मतलब तुम ये सोचोगे कि रखने के 1 घंटे बाद होगा, जैसे ही रखेंगे विद इन मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड जो है ये इमीडिएटली मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसा पैटर्न हो जाएगा। और यहाँ से क्या होंगी, लाइंस ऐसे ओरिजिनेट हो जाएंगी। ये पैटर्न जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा करेक्ट पैटर्न, यहाँ पे अभी भी फील्ड क्या रहेगा, 0। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल समरी क्या है, कैविटी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगी जब कैविटी के अंदर हम चार्ज प्लेस करेंगे। बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें या इसको कोई चार्ज दे दें उसका इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। अंदर अगर चार्ज प्लेस करते हैं तो उसका इफेक्ट बाहर ट्रांसफर हो जा रहा है। यहाँ पे क्यू नॉट प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम क्यू नॉट आ जा रहा है इंडक्शन के वजह से, बट बाहर वाले का अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, अंदर वाले का बाहर कुछ इफेक्ट जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई है क्यों। तो क्वेश्चन है भाई एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का होगा आंसर बताना होगा फटाफट। अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा जागोगे, अलर्ट रहोगे इसमें से। हाँ ठीक है, आंसर आंसर सोचना है तुरंत, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के, बोर्ड में भी आने के बहुत चांसेस है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मैथ है नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो अगर फिजिक्स है, फिजिक्स में ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन को अगर अवॉइड किया जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन इस एरिया से बनते हैं। तो हम ऐसे यही 2-3 पॉइंट्स हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर में कि ये रेडियस है r1 और ये रेडियस है r2। ये हॉलो स्फीयर है भाई, जो नींद में होंगे उनको लग रहा होगा 2 स्फीयर है, नहीं एक ही है, ये एक ही है। और ये r1 है, ये r2 है। अब इसके सेंटर पे हम क्या प्लेस करते हैं, Q0, और इसको बाहर चार्ज देते हैं कैपिटल Q। तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्विक आंसर।
तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इनर का होगा माइनस क्यू नॉट बाई सर 4 माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई आर वन स्क्वायर देन सर आउटर का क्यू प्लस कैपिटल क्यू हाँ बाय आर प्लस R1 बाय R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 ये क्या है? 4 पाई R2 का स्क्वायर। एरिया, हाँ सर 4 पाई 4 R2। पाई ये जो है 4 पाई R हाँ 4 पाई R स्क्वायर। तो ये जो है माइनस क्यू नॉट, इनर पे तो माइनस क्यू नॉट आएगा जितना कैविटी में होगा, और सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। ये कैसा होगा? ये जो पॉइंट चार्ज है वो सेंटर पे ही लोकेटेड है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सिमेट्रिकल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज आएगा। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आउटर जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये है R1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, और डिस्टर्ब करके हमें अभी फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जल्दी से इस चार्ज को सेंटर पे नहीं, अभी यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे और चार्ज बाहर वाला सेम रहेगा, अंदर वाला पता नहीं, मतलब ये अन्ना दोनों सेम रहेगा। हाँ ठीक है, श्रीमय को जो है यहाँ पे बाहर वाले में क्योंकि देखो कि अगर ये डिस्प्लेस होता है तो इसके यहाँ पे जो फील्ड जीरो कर रहा है, कौन जीरो कर रहा है? यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है तो अंदर वाले का इफेक्ट यहाँ पे है, तो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या होगा? ये यहाँ पे तुरंत माइग्रेशन होगा, चेंज होगा। तो अगर ये इस सरफेस के क्लोज आया तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको कैंसिल कौन करेगा? यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो है इसको नेगेटिव चार्ज इधर फील्ड देगा और वो कैंसिल आउट कर देगा। मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट से ये चार्ज अफेक्ट होगा इनर सरफेस का। मतलब पहले जो था ये यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, ये यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। बट अभी क्या होगा? नेट चार्ज तो माइनस क्यू नॉट ही रहेगा, बट वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम बस इतना बता सकते हैं कि जो इनर सरफेस पे होगा वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आउटर का क्या होगा? भाई आउटर का तो कोई इफेक्ट नहीं है, जो भी फील्ड इसने जीरो कर दिया, आउटर वाले अपना टेंशन फ्री, बाहर वाले को अंदर से कोई लेना देना नहीं है। तो आउटर सरफेस एज इट इज रहेगा। तो आउटर सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक है, ये रहेगा यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? सर हाँ सर इनर का और एक बार समझा सकते हैं? सर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से देखो ये Q जो है, ये Q हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं। इनर में अगर पहले सेंटर पे लोकेटेड था तो ये सिमेट्रिकल था, बिल्कुल सिमेट्रिकल था, तो इसके रेस्पेक्ट में हर पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो चार्जेस भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, सेंटर से शिफ्ट कर देंगे, तो जिस सरफेस के क्लोज आएगा वहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट करेगा लार्ज मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ से नेगेटिव फटाफट आएंगे सो दैट कि इसके इफेक्ट को कैंसिल किया जा सके। इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया तो बाहर वाले को कोई टेंशन नहीं होगी, तो बाहर वाला जो है यूनिफॉर्म रहेगा, अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इधर फील्ड लाइन की डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। इस केस में क्या था? इस केस में फील्ड लाइन की डेंसिटी यूनिफॉर्म थी। अब बाहर क्या होगा? बाहर अभी भी फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही रेडिली आउटवर्ड टाइप का होगा। आई बात समझ में? यस सर। अब लास्ट है यार, सोच के थोड़ा सा आंसर दे दो। देखो डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होने पे कनेक्ट हो जाना, लॉगिन और आईडी तुम्हें पता है, ज्वाइन करके गायब मत होना। ठीक है, जो भी है तो लास्ट अगर हम ऐसा कर देते हैं
कैविटी के अंदर चार्ज भी रख देते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख देते हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख देते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा? सारे इफेक्ट को सुपर इम्पोज करो, और ये चार्ज जो है ना वो कैविटी में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यहाँ पे क्यू नॉट था और इसको हमने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस कर दिया, ऐसे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस किया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म? बाहर वाला नॉन यूनिफॉर्म। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इंड्यूस होते थे, इधर इस डायरेक्शन में जो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो बाहर का सिस्टम बिगड़ गया। बाहर का जो फील्ड आया वो कुछ इंडक्शन की वजह से होगा और कुछ पहले चार्जेस थे, तो बाहर वाला सेटअप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बट अंदर वाला क्या है? अंदर वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि बाहर का जो फील्ड था उसको बाहर वाले चार्ज ने मैनेज कर दिया, और ये जो है यहाँ पे सेम माइनस क्यू नॉट होगा, माइनस क्यू नॉट, और सिग्मा इनर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 4πr1²। सिग्मा आउटर जो है वो होगा नॉन यूनिफॉर्म, हम फाइंड नहीं कर पाएंगे नॉन यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? बाहर वाले का इफेक्ट अंदर नहीं आएगा, अंदर के डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, दोनों एक दूसरे से फ्री हैं। ये कंक्लूजन समझ में आया? कंक्लूजन है, कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार रिकनेक्ट हो जाओ तब, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ तब तक, कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उस कंडक्टिंग स्फीयर है और वो अनचार्ज्ड है, ठीक है? और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, इसका सेंटर है O, सेंटर O है, और यहाँ से हमने एक स्विच के थ्रू, यहाँ पे एक स्विच है, इसको ग्राउंड से हमने ऐसे